हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था सॉलिड स्टेट। एंड सॉलिड स्टेट में हम लोग मिलर इंडाइसेस, प्रीवियस लैटाइज, वाइस इंडाइसेस यहाँ तक के हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि मिलर इंडाइसेस के न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू द जैम्स एंड द जेआरएफ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ तक के हम लोग अब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पोर्शन, जहाँ पे अभी तक के हम लोगों ने जो देखा था उसका थोड़ा सा और एडवांस हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे कि अभी तक के हम लोग मिलर इंडाइसेस निकालते थे, प्रीवियस लैटाइज निकालते थे। अभी तक के हम लोग इन द क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर की स्टडी करते थे। किसकी स्टडी? स्ट्रक्चर की। एक्चुअल में एटम्स एंड आयंस की अरेंजमेंट कैसे है, फिर उनका एक्सिस किस एक्सिस में, किस प्लेन में वो लाई कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी तक के देखते थे। पर अभी हम लोगों को देखना है कि अगर हम लोग कोई भी एक क्रिस्टल लेते हैं और उस क्रिस्टल की अगर स्टडी करते हैं, मतलब भी क्या, उस क्रिस्टल में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट किस वे से है, स्ट्रक्चरली वो किस वे से डिटरमाइन हुआ है, अगर ये सारी चीज़ों के बारे में अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का फंडा देखना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पे स्पेक्ट्रा आप लोगों को बताऊंगा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले XRD, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन। मतलब भी क्या, हम लोग जानते हैं इन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल दो, बहुत सारे रेज है, इंफ्रारेड है, यूवी है, IR है, इंफ्रा उसी में हो गया, यूवी है, रेडियो एक्टिव वेव्स है, देन उसके बाद माइक्रोवेव्स है, देन एक्सरे रेज है, बहुत सारे रेज है। और हर रेज की स्टडी हम लोगों को जैसे जैसे तुम लोग बीएससी में आगे जाते जाओगे उस वजह से हम लोगों को तो देखनी है। पर अभी हम लोगों को ये स्टडी करनी है कि अगर हम लोग एक्सरे कोई भी अगर क्रिस्टल से भेजते हैं तो ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या देता है एग्जैक्टली, हम लोग ये किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सो अगर एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय द क्रिस्टल बोला गया है तो हम लोग यहाँ पे देखने क्या वाले हैं, एक्सरे रेज को यूज़ करते हुए हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। एक्चुअल में क्रिस्टल किस वे से अरेंजमेंट होती है उसकी, वो किस वे से हम लोग को अरी शो करता है, देन वहाँ पे किस वे से प्लेन है, किस वे से उसकी अरेंजमेंट है, देन उसी के साथ साथ उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाले मॉलिक्यूल्स जो है उन लोगों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को एक्सरे क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। सो इसलिए हम लोग इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं XRD। XRD मतलब ही एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एक्सरे डिफ्रैक्शन। और अगर हम लोग एक्सरे की बात करते हैं, एक्सरेज वैसे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए। अगर थोड़ा सा भी पोर्शन विद इन सेकेंड से भी ज़्यादा मिनट में अगर हमारे बॉडी के ऊपर ये रेज आती है तो हम लोगों को कैंसर होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्किन का कैंसर होता है, उतना पोर्शन पूरा कैंसरस हो जाता है हम लोगों का, जहाँ पे भी जिस भी बॉडी के जिस भी पोर्शन में वो एक सेकंड से भी ज़्यादा अगर वो हमारे बॉडी के ऊपर आता है तो। सो एक्सरे जो है इसका रेंज क्या होता है मेनली, सो इसका रेंज होता है 0.01 to 10 नैनोमीटर। कितना होता है? 0.01 to 10 नैनोमीटर रेंज में ये क्या करता है, वर्क करता है। सबसे लास्ट में अगर तुम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी देखोगे तो वहाँ पे तुम लोगों को इजीली यहाँ पे मिल जाएगा कि एक्सरे कहाँ पे होता है, देन उसकी रेंज क्या है। तो इसकी रेंज होती है 0.01 to 10 नैनोमीटर। उसी के साथ साथ अगर कोई अगर एनालिस्ट है जो इन सभी चीज़ों को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, कोई भी क्रिस्टल लिया है उसने, तो वो एनालिस्ट कितना रेंज यूज़ करता है, सो ये रेंज यूज़ करता है 0.07 to 0.2 नैनोमीटर। कितनी रेंज को यूज़ करता है वो? 0.07 to 0.2 नैनोमीटर रेंज को क्या करता है, ये यूज़ करता है। सो एक्सरे की मैक्सिमम रेंज होती है 0.01 to 10 नैनोमीटर। बट अगर एनालिस्ट कोई भी चीज़ को डिटेक्ट करता है तो वो कितने रेंज को यूज़ करता है? 0.07 to 0.2 नैनोमीटर। अब ये तो हो गई एक्सरे की बातें। अब ये वर्क कैसे करता है? जैसे कि अभी हम लोग एक कोई क्रिस्टल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई क्रिस्टल लिया है, ठीक है, और यहाँ से मैं इंसिडेंट करती हूँ किसको? एक्सरेज को। यहाँ से मैं भेज देती हूँ, इंसिडेंट करूँगी एक्सरेज को। अब एक्सरे क्रिस्टल से भेजने के बाद ये जो क्रिस्टल के अंदर एटम्स एंड आयंस होंगे वो सम अमाउंट ऑफ जो लाइट आ रही है उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और बाकी सारे क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रैक्शन देंगे। क्या देंगे हम लोगों को? डिफ्रैक्शन।
सो यहाँ पे मेनली रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल वे से क्या करते हैं, डिफ्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डिफ्रैक्ट। यहाँ पे डिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, मेनली डिफ्रैक्शन होता है। हाँ, डिफ्रैक्शन मतलब स्कैटर्ड होते हैं वो रेस, क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। जैसे कि इंसिडेंट रे आई पैरेलल थी, सारी की सारी रे कैसे थी, पैरेलल थी एक दूसरे को। वो जैसे ही क्रिस्टल से पास होती है तो वो कैसे जाती है, डिफ्रैक्ट होते, स्कैटर्ड होते हुए निकलती है। सो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय द क्रिस्टल। कैसा बोलते हैं हम लोग, एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय द क्रिस्टल। यहाँ पे क्या होता है, मेनली डिफ्रैक्शन होता है। सो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, डिफ्रैक्शन इज अ स्कैटरिंग of coherent waves by atoms of crystal। कोहेरेंट वेव मतलब क्या, टू वेव्स। कोहेरेंट वेव का मीनिंग क्या होता है, टू वेव्स जो कि एक दूसरे को पैरेलल या फिर एट अ टाइम हम लोग टू वेव्स को यहाँ पे क्या करते हैं, भेजते हैं। सो डिफ्रैक्शन मतलब ही क्या होता है, स्कैटरिंग होता है किसका, कोहेरेंट वेव का। किसका, कोहेरेंट वेव। कोहेरेंट वेव क्या होती है, स्कैटर्ड होती है, एंड स्कैटर्ड होते हैं वो हम लोगों को क्या शो करती है, डिफ्रैक्शन। क्या शो करती है, डिफ्रैक्शन। पर अब ये डिफ्रैक्शन में ये जो क्रिस्टल ले रहे हैं, हम लोग जानते हैं सॉलिड में हम लोगों ने देखा था क्रिस्टल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। और यहाँ पे हम लोग मेनली कौन से सॉलिड को यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। कौन से सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। अब यहाँ पे हम लोगों ने अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को यूज़ क्यों किया, मतलब हम लोग क्रिस्टलाइन क्रिस्टल को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। सो अब इसका रीज़न क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे ये जो क्रिस्टल लिया है वो क्रिस्टलाइन लिया है, एमॉर्फस ने यूज़ किया। सो इसका रीज़न क्या है, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल का मीनिंग क्या होने वाला है, यहाँ पे जो पीरियोडिक अरेंजमेंट होंगी ना, पीरियोडिक अरे, ये क्या होती है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है यहाँ पे। पर्टिकुलर हम लोगों ने देखा था, जैसे मैंने सॉलिड स्टेट में आप लोगों को बताया था सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, कि जैसे वॉल में देखो ब्रिक्स कैसे एक के नीचे एक अरेंज होती है, सेम उसी मैनर से क्रिस्टलाइन क्रिस्टल में भी क्या होता है, अरेंजमेंट पर्टिकुलर होती है। और अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे कि एक्सरे, एक्सरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक ये दोनों के दोनों क्या है, वेव्स प्रेजेंट है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिफ्रैक्शन करने के लिए, डिफ्रैक्ट होने के लिए ऑब्जेक्ट में सेम डिस्टेंस पे सेम सब्सटेंसेस होने चाहिए, मतलब उसकी अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, पर्टिकुलर होनी चाहिए, रिपीटेड मैनर में होनी चाहिए। जैसे कि किस में होती है, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल में। किसमें होती है, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल में। फिर से एक बार, हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन में एमॉर्फस सॉलिड को ना लेते हुए हम लोग किसको लेते हैं, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल को लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड कंटेन एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन द पर्टिकुलर पीरियोडिक अरे, यहाँ पे रिपीटिंग मैनर में प्रेजेंट होते हैं। और एक्सरे को डिफ्रैक्शन करने के लिए, एक्सरे को स्कैटरिंग करने के लिए एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कैसे भी हो वो क्रिस्टल, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाले एटम्स कैसे भी होंगे, तो डिफ्रैक्शन तो स्कैटरिंग तो एक ऐसा, एक दूसरा ऐसा, बहुत आड़े टेढ़े हो जाएंगे ना। वो एक पर्टिकुलर मैनर में, प्लेन में नहीं होगा, वो पैरेलल ही होने वाले, स्कैटरिंग होने वाले। यहाँ पे देखो पैरेलल है वो। सो इसलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। किसका यूज़ कर रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्यों, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर होती है। और अगर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिफ्रैक्ट करना है, डिफ्रैक्शन के थ्रू शो करना है, तो वो हम लोगों को कैसे चाहिए, वो हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट रहने वाले एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर मैनर में प्रेजेंट रहने चाहिए। पर्टिकुलर मैनर में उसकी एक पीरियोडिक अरे होनी चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सेम साइज एंड द शेप वाला। इसी के कारण हम लोग यहाँ पे क्रिस्टलाइन क्रिस्टल को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एक्सआरडी के बारे में। अब यूजेस क्या है, इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्रिस्टल।
क्रिस्टल के इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब वो क्रिस्टल में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट कैसे, उसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कैसे हुआ, देन उसी के साथ साथ उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो किस मैनर में अरेंज है, एक रो के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी ऐसे है, एक के नीचे एक है, या फिर उनकी अरेंजमेंट कैसे, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है हम लोगों को, एक्सआरडी। इसलिए एक्सआरडी मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसके यूजेस यही है कि ये स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करता है क्रिस्टल का। कौन सा डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, क्लियर है। सो चलो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट निकालो, देन जाते हैं हम लोग आगे। सो गाइज नेक्स्ट हम लोग देखने वाले इसके बाद का पोर्शन जो कि है ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन, सो ब्रैग इक्वेशन देखने से पहले हम लोग थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। जो एक जर्मन फिजिक्स थे जिनका नाम था मैक्स ने हम लोगों को दो एक पॉस्टुलेट्स दिए, जहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्शन मतलब क्या, ये सारी चीज़ें डिस्कवर्ड हो चुकी थी। एक्सरे का डिफ्रैक्शन किया जाता था, एक्सरे को इंसिडेंट किया जाता था क्रिस्टल के ऊपर, एंड क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद हम लोगों को डिफ्रैक्शन तो मिलता था। पर अब इन मैक्स जो थे, इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि क्रिस्टल आर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्रिस्टल ज़्यादातर क्या होते हैं, पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है क्रिस्टल में, किसकी, तो एटम की। कैसे अरेंजमेंट, पीरियोडिक अरेंजमेंट, ये इनका फर्स्ट पोस्टुलेट था। देन इनका कहना था सेकंड पोस्टुलेट में इन्होंने कहा कि एक्स-रेज वेव इंसिडेंट ऑन अ क्रिस्टल, then the crystal should act like a diffraction grating of X-rays। सो इनका कहना था जब भी हम लोग कोई एक्सरेज को लेते हैं, एक्सरे वेव को इंसिडेंट करते हैं किसके ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर। क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट करने के बाद यहाँ पे होने क्या वाला है, यहाँ पे हम लोग को डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग मिलेगा। तो वो डिफ्रैक्टिंग ग्रेशन या फिर डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग जो हम लोगों को मिलने वाला है, उसके थ्रू प्रूफ क्या होता है, उसके थ्रू ये होता है कि कोई भी अगर एक्सरे को तुम लोग क्रिस्टल के ऊपर भेजते हो तो वो हम लोग को क्या देता है, डिफ्रैक्शन देता है। इसके बारे में हम लोगों ने किसने बताया था, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में हम लोग को, मैक्स ने, जो कि इन्होंने बताया था। ये जो पोस्टुलेट पब्लिश किए थे, ये किए थे 1912 में, एंड उनको 1913 में यही पोस्टुलेट को डिस्कवर करने के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज। क्या मिला था, नोबेल प्राइज। अब मैक्स के यही पोस्टुलेट्स के ऊपर ब्रैग्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया है, 1915 में ब्रैग्स साइंटिस्ट ने इसके ऊपर क्या किया है, वर्क किया है। ब्रैग्स जो थे, फादर एंड सन, मतलब हेनरी ब्रैग्स एंड द लेवेंसी ब्रैग्स, इन दोनों ने इस दोनों पोस्टुलेट्स के ऊपर वर्क किया, उसको और इनोवेट किया। और उनका अजम्पशन क्या था, कौन से साइंटिस्ट, ब्रैग्स, हेनरी ब्रैग्स एंड द लेवेंसी ब्रैग्स, जो कि हेनरी ब्रैग्स के क्या थे, सन थे। फादर एंड सन, इन दोनों ने क्या किया है, ये दोनों पोस्टुलेट्स के ऊपर वर्क किया। एंड उस वर्किंग में क्या क्लियर हुआ है, उस वर्किंग में ये चीज़ क्लियर हुई, इन्होंने ऐसा अज्यूम किया, दे अज्यूम दैट each crystal, इन्होंने क्या अज्यूम किया है, each crystal plane जब भी तुम लोग कोई भी क्रिस्टल प्लेन को
कोई भी क्रिस्टल प्लेन में रेडिएशंस को भेजते हो, वो रेडिएशन जब भी तुम लोग उसके अंदर भेजोगे, रेडिएशन किसके जैसा एक्ट करेगा? मिरर के जैसा। किसके जैसा? मिरर के जैसा। ठीक है। सो क्रिस्टल प्लेन रेडिएशन, हम लोग क्रिस्टलाइन प्लेन के ऊपर क्या भेजेंगे? इंसिडेंट करेंगे हम लोग रेडिएशन को, एंड दिस रेडिएशन एक्ट या फिर एज अ मिरर। ये रेडिएशन कैसे वर्क करने वाली है? मिरर के जैसा। मतलब जिस वे से हम लोगों ने इंसिडेंट रे को भेजा है, सेम एंगल से, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल, सेम एंगल से वो क्या करने वाला है? रिफ्रैक्टेड भी होने वाला है। जिस हिस्से तुम लोग इंसिडेंट रे को भेजोगे उसी हिस्से वो क्या होने वाला है? रिफ्रैक्ट होने वाला है, सेम हिस्से। एंड एनालाइज इन दिस सिचुएशन on the in the cases of interference, constructive and destructive इंटरफेरेंस। किस बेसिस के तौर पे? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बेसिस के तौर पे इन्होंने क्या किया है? इसको एनालाइज किया है। किस बेसिस के तौर पे? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेसिस के ओर से। सो ये किसका अजम्पशन था? ये अजम्पशन था ब्रैग्स का। ब्रैग्स एंड मतलब हेनरी ब्रैग्स एंड लेवेंसी ब्रैग्स, इन दोनों ने ये हम लोगों को अजम्पशन दिया था, जिसके लिए इन 1915 इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। इन 1915 इसीलिए उनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज। सो ये दो अजम्पशन के कारण हम जो नेक्स्ट अजम्पशन देखे हैं वो किसने बनाया था? ब्रैग्स। एंड उस अजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैग्स इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि ब्रैग्स इक्वेशन क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रैग्स इक्वेशन को डिराइव करना, लेकिन उसके पहले किसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो देखो गाइज, ये है ब्रैग्स इक्वेशन की डायग्राम, जहाँ पे हम लोग क्या क्या ले रहे हैं। देखो एल एम एन, यहाँ पे जो दिया है एल एम एंड एन, ये तीनों क्या है? हमारे प्लेन है। जिस प्लेन का ये जो दो प्लेन में का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल डी से। ठीक है। तो ये हुई हमारी क्रिस्टल प्लेन। बीच में जो दिखाई दे रही है वो क्या है? हमारी क्रिस्टल प्लेन। उस क्रिस्टल प्लेन के ऊपर हम लोगों ने क्या भेजे हैं? ये है हमारे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन से है इंसिडेंट रे? तो 3 पैरेलल इंसिडेंट रे हम लोगों ने भेजे, जो कि ए बी डी ई एंड जी एच। सो कौन से है? ए बी डी ई एंड जी एच। ये कौन से रे है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। एंड दिस इंसिडेंट रे क्या कर रहे हैं? रिफ्लैक्ट हो रहे हैं, ग्लैंसिंग एंगल बनाएंगे। मतलब हर दोनों का जो एंगल होगा वो क्या होने वाला है? यहाँ पे सेम होने वाला है। रिफ्लेक्टेड होंगे किस में? सो कौन से रिफ्रैक्टेड रे? बी सी, उसके बाद ई एफ, देखो बी सी ई एफ एंड देन एच आई आर दी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? सो हम लोगों ने लिया है क्रिस्टल प्लेन एल एम एन। उसके बाद हम लोगों ने इंसिडेंट रे भेजी है, मतलब भी हम लोगों ने एक्सरे को भेजा है। एक्सरेज को इंसिडेंट किया है क्रिस्टल प्लेन के ऊपर, जो कि 3 पैरेलल एक्सरे हम लोगों ने भेजा है, ए बी डी ई एंड द जी एच। रिफ्लेक्ट होने के बाद हम लोगों को मिला है यहाँ पे बी सी ई एफ एंड द एच आई। यहाँ तक के क्लियर है? अब यहाँ पे होता क्या है? देखो the reflected rays, कौन से रिफ्लेक्टेड रे? बी सी ई एफ एंड एच आई आर coincidence with
each other when the path difference are integral multiple of wavelength। मतलब भी ये जितनी भी रिफ्रैक्टेड रे हम लोगों को दिख रही है वो सारी की सारी कब कोइंसिडेंस होंगे एक दूसरे के साथ, जब हम लोग को उसका क्या मिलने वाला है, पाथ डिफरेंस मिलेगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग पाथ डिफरेंस को। फॉर कैलकुलेटिंग द पाथ डिफरेंस सो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस रेस को क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, उसका एक्सपोनेंशियल निकालेंगे। सो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो यहाँ से BC आया है ना, इसको हम लोग, इस BC रे को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे इस वे से। और इस साइड से जो AB आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपांड करेंगे। हम लोगों ने उसको एक्सपोनेंशियल कर दिया। हाँ, और हम लोगों ने उसको नाम दिया है, जैसे कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाते हैं PE, तो यहाँ पे ऑलरेडी है, और इसका नाम दिया है Q। तो क्या दिया है, P एंड द Q। ठीक है, अब P एंड द Q तो हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। सो पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा, सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, PE प्लस EQ। क्या मिलने वाला है, PE प्लस EQ। पर ये PE प्लस EQ कब मिला है हम लोगों को, किस रे पे मिला है, DE के ऊपर एंड EF के ऊपर। किसके ऊपर, DE के ऊपर एंड EF के ऊपर, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो पाथ डिफरेंस हम लोगों को मिल चुका है, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या करना है, अब आगे देखो, पाथ डिफरेंस के बाद हम लोग अब यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि इफ द टू रेज आर इन सेम फेज या फिर आर इन फेज, then the path difference are integral multiple of wavelength। ये क्या होता है, अगर दो रेज एक ही फेज में आते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक ही फेज में आ रहा है, एक ही फेज में आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर टू रेज एक ही फेज में आता है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल किसका होने वाला है, वेवलेंथ का। किसका होने वाला है, वेवलेंथ का। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, इक्वेशन PE प्लस EQ इज इक्वल टू n लैम्बडा। इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा, वो लैम्बडा, मतलब ही वेवलेंथ का। ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। सो PE प्लस EQ इज इक्वल टू क्या होने वाला है, n लैम्बडा। सो इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो एंगल हम लोगों को दिख रहा है BPE एंड BQE, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। क्या है, कॉन्ग्रेंट है। सो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होने के कारण यहाँ पे क्या होने वाला है, PE, कौन से ट्रायंगल, BPE एंड ट्रायंगल BEQ आर कॉन्ग्रेंट, जिसके कारण यहाँ पे PE इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिलने वाला है, EQ। P इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, EQ। सो PE इज इक्वल टू क्या होने वाला है, EQ होने वाला है। अब P इज इक्वल टू EQ है तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्या मिलेगा हम लोगों को, पुट करते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में, PE प्लस PE इज इक्वल टू L लैम्बडा। सो ट्वाइस PE इज इक्वल टू L लैम्बडा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो एंगल्स है उस एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस भी मिला है ना, वो किस एंगल से मिला है, देखो AB एंड द C, ट्रायंगल ABC एंड DEF, ट्रायंगल DEF से। सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू PE प्लस EQ, इक्वेशन नंबर 1।
अगर कोई भी दो रेज एक ही फेस के थ्रू जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है वेवलेंथ का। सो हम लोगों ने यहाँ पे उसका इंटीग्रल मल्टीपल निकाला है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्करेंट है एक दूसरे के तो उनकी साइड P एंड EQ ये दोनों क्या होने वाले, सेम। हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ट्वाइस P इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, n लैम्बडा। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, परपेंडिकुलर आर्म अपॉन, जिसको परपेंडिकुलर आर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से, अपॉन क्या लगाते हैं, हाइपोटेनियस, दैट इज द D। सो यहाँ पे कौन सा है सर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आर्म हम लोगों को यहाँ पे कौन दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है PE अपॉन क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे BE। सो PE अपॉन BE यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, देखो परपेंडिकुलर आर्म बोला है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या दे रहा है हम लोगों को, डिस्टेंस D है ना, ये हमारा ये D है तो ये है D। सो PE अपॉन क्या मिल जाएगा हम लोगों को, BE। यहाँ तक के अब समझ में आ गया। अब PE इज इक्वल टू हम लोग साइन थीटा इंटू BE ले सकते हैं। हाँ, सबसे पहले अब इसका एक स्क्रीनशॉट निकालो, देन जाते हैं हम लोग आगे। सो अब देखिए गाइज, यहाँ पे यहाँ से मैं पूरा देखो, अब साइन थीटा P अपॉन B, BE मतलब भी क्या होता है हमारा D। सो साइन थीटा इज इक्वल टू PE अपॉन क्या होगा D। सो साइन थीटा D इज इक्वल टू P। सो P इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है हम लोगों को, साइन थीटा D। देखो यहाँ पे वैल्यू है P की। चलो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 देखते हैं, ये इसको दे देते इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 क्या देने वाला है हम लोगों को, देखो यहाँ पे थर्ड है, P की वैल्यू है साइन थीटा D, यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सो 2 साइन थीटा D इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, n लैम्बडा, दैट इज द वेवलेंथ। और यही है हमारा ब्रैग्स इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ट्वाइस साइन थीटा D इज इक्वल टू क्या मिलता है हम लोगों को, n लैम्बडा। क्या मिलता है, n लैम्बडा। सो ये है ब्रैग इक्वेशन। अब यहाँ पे D क्या है हम लोग जानते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n होता है ऑर्डर ऑफ द रिफ्लेक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिफ्रैक्शन। हाँ, देन उसके बाद लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है, एंड देन थीटा क्या है हमारा, ग्लैंसिंग एंगल, जो कि टोटल एंगल बिटवीन होने वाला है ये वाला ग्लैंसिंग एंगल। ठीक है। सो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है ब्रैग्स इक्वेशन, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किसको करते हैं, मैंने ये सारी वैल्यू हम लोगों को गिवन होती है, हम लोग D को कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस को, किसको, डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों का ब्रैग्स इक्वेशन खत्म हो जाता है। देन इसके बाद इसके कुछ मेथड्स है, 2 मेथड्स है, देन वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल मॉर्निंग में 8:30 AM में हम लोग लेंगे लेक्चर। लेकिन उसके पहले अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।